हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है मोल अवधारणा एवं विलयनों की सांद्रता। तो चलिए हमारा रसायन विज्ञान का यह दूसरा चैप्टर है और इसे ही हम कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी चैप्टर का नाम रखा गया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात मोल अवधारणा एवं विलयनों की सांद्रता। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं यह क्या है मोल अवधारणा, अर्थात मोल क्या होता है। सबसे पहले हमें यही जानना होता है कि मोल क्या होता है। जब हमारा मोल खत्म हो जाएगा तब हम सीखेंगे विलयन क्या होता है। क्या सीखेंगे? विलयन क्या होता है। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं और अपना टाइम को बचत करते हुए हम मोल देखते हैं कि मोल का परिभाषा क्या होता है और मोल का अर्थ क्या होता है। तो चलिए हेडिंग लिखिए मोल। देखिए मोल क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि मोल का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप इसका परिभाषा देख लीजिए कि मोल का परिभाषा क्या होता है। तो मोल का हमारा परिभाषा होता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहते हैं। इस संख्या को मोल कहते हैं या एक मोल कहते हैं। तो यदि आपसे पहला नंबर पूछा जाए कि मोल का परिभाषा क्या होगा, मोल का डिफिनीशन क्या होगा, आप बताएंगे कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहते हैं। देखिए कणों का मतलब इसमें क्या है। कणों का मतलब इस चैप्टर में आपको ध्यान देना होगा। इस चैप्टर में यदि जहां पर कण बोला गया है, इस चैप्टर में कण का मतलब क्या क्या हो सकता है। कण का मतलब हो सकता है अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो चलिए नीचे देख लीजिए कण का मतलब क्या है। लिखेंगे हम कि कण का अभिप्राय अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है। देखिए अभिप्राय का मतलब क्या होता है। अभिप्राय का मतलब जैसे लिखा गया है कण का अभिप्राय, मतलब कण का मतलब होता है अणु भी हो सकता है। कण शब्द अगर जहां पर लिखा है उसका मतलब अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन। अर्थात अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी का नाम क्या रखा गया है? कण। जैसे इलेक्ट्रॉन एक कण है ना, प्रोटॉन एक कण है, न्यूट्रॉन एक कण है, तो इन सभी का नाम क्या रखा गया है? कण। यदि आपसे पूछा जाए कि मोल का परिभाषा क्या होता है, आप बताएंगे कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या को एक मोल कहते हैं। देखिए मोल शब्द सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि मोल शब्द सबसे पहले ओस्टवाल्ड, किसने? ओस्टवाल्ड। तो मोल शब्द सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने उपयोग किया था। किसने उपयोग किया था? ओस्टवाल्ड। जैसे हमारे एक न्यूटन थे वैज्ञानिक, वैसे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? ओस्टवाल्ड। तो ओस्टवाल्ड ने ही सबसे पहले मोल शब्द का प्रयोग किया था। और मोल शब्द क्यों लाया गया? क्योंकि जैसे परमाणु हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, तो जो होते हैं छोटे छोटे कण अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यह बहुत छोटे होते हैं। यदि इनकी मात्रा थोड़ा सा भी है तो उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं। जैसे कार्बन अगर ले लिया जाए तो कार्बन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे?
परमाणु होंगे। जैसे कोई अगर पदार्थ ले लिया जाए तो कोई पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, कोई पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से। तो बताइए परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो कोई यदि पदार्थ हम जैसे ले लेंगे तो वह परमाणुओं से, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, और यह परमाणु किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यदि हम कोई पदार्थ लेते हैं, थोड़ी ही मात्रा पदार्थ का लेते हैं, तो वह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, और परमाणु किससे मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अर्थात बहुत कम मात्रा में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए। जैसे चाक, जैसे यदि हम चाक एक ले लें तो चाक के अंदर छोटे छोटे क्या है, परमाणु है ना। चाक भी, जैसे चाक हमारा हो गया जिससे हम लिखते हैं, चाक जैसे देखिए चाक का आकार कुछ इसी प्रकार का होता है। यदि हम चाक को जब देखेंगे, आप चाक को जब लिखा जाता है श्यामपट्ट पर, तो वहां पर उसके छोटे छोटे कण नीचे गिरते रहते हैं। तो चाक के अंदर भी छोटे छोटे कण हैं, और कण मिलकर बना है छोटे छोटे परमाणुओं से, और परमाणु किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अर्थात चाक का छोटा ही भाग, लेकिन उसमें बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए मोल शब्द लाया गया। क्यों मोल शब्द लाया गया, मोल शब्द में जैसे कहा जाए, जैसे हम कहा जाए कि यदि नींबू, जैसे जब आप देखते हैं गांव में आम को बेचा जाता है तोड़कर, तो 100 आम पूछा जाता है कि 100 आम कितने रुपए का होगा। अर्थात 100 आम का ही नाम रखा जाता है 1 सैकड़ा। तो गांव पूछते हैं, गांव क्या पूछते हैं कि कितने रुपए सैकड़ा है, क्या पूछते हैं, कितने रुपए सैकड़ा है। तो लोग बताते हैं कि 100 रुपए सैकड़ा, या 200 रुपए सैकड़ा, या 300 रुपए सैकड़ा। तो अर्थात जो 100 था, 100 का नाम क्या रख दिया गया, सैकड़ा। 100 का नाम सैकड़ा। जैसे 12, तो 12 जैसे कहते हैं ना, 12 जो होता है इसी का नाम रखा गया दर्जन। तो 1 दर्जन में क्या होता है, 12 केले। तो जो 12 था इसी का नाम क्या रखा गया, दर्जन। ऐसे ही छोटा सा ही चाक लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत सारे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे होते हैं, इसीलिए 6.022 और 10⁻23 इसी का नाम रख दिया गया 1 मोल। क्या नाम रख दिया गया, 1 मोल। अर्थात जिस प्रकार 100 का नाम सैकड़ा रखा गया और 12 का नाम दर्जन रखा गया, उसी प्रकार 6.022 गुणित 10⁻23 इसका नाम क्या रखा गया, 1 मोल। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए, जैसे यहां पर लिख रहा हूं कि जिस प्रकार 1 सैकड़ा बराबर, जिस प्रकार 1 सैकड़ा बराबर कितना होता है, 100। 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 1 दर्जन बराबर 12। उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि 1 मोल, तो 1 मोल बराबर आपको बताना है 6.022 गुणित 10⁻23। अर्थात मोल जो है, मोल क्या बताता है, मोल संख्या बताता है। जैसे सैकड़ा क्या बता रहा है, संख्या, सैकड़ा का मतलब 100। दर्जन क्या बताता है, संख्या, जैसे 12 केले, 12 आम, 12 नींबू, 12 अंडे। तो बताइए ये क्या बता रहा है, संख्या। वैसे मोल क्या बताता है, संख्या बताता है। और मोल का यदि परिभाषा पूछा जाए तो आपको बताना है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या। लिखिए संख्या लिखा गया है ना, तो मोल क्या बताता है, संख्या बताता है। तो मोल का परिभाषा यह है। और यदि आपसे पूछा जाए कि 1 मोल बराबर कितना होता है, आप बताएंगे कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 और गुणित 10⁻23। तो ही 1 मोल बराबर यही होता है। आपको याद रखना है कि 1 मोल बराबर 6.0 गुणित 10⁻23। और क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.0, यहाँ पर 2 लिखा गया है और बुक में लिखा रहता है 2 3। अर्थात 6.022 कहिए या 6.023 कहिए, और 10⁻23 लिखा है, यह लिखा रहेगा। अर्थात कुछ लोग यहाँ 2 भी लिखते हैं और कुछ लोग 3 भी लिखते हैं। तो आपको दोनों याद रखना है कि 1 मोल बराबर 6.022 10⁻23, 1 मोल बराबर 6.023 गुणित 10⁻23। अब देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 सैकड़ा आम में कितने आम होंगे, 1 सैकड़ा आम में कितने आम होंगे, 100 आम। यदि आपसे पूछा जाए 1 सैकड़ा नींबू में कितने नींबू होंगे, 100 नींबू।
यदि आपसे पूछा जाए कि 1 सैकड़ा अंडे में कितने अंडे होंगे, 100 अंडे, तो यदि जो पूछा जाएगा, आम पूछा जाएगा तो 100 आम, केले पूछा जाएगा 100 केले, जैसे 1 दर्जन केले में 12 केले, 1 दर्जन अंडे में 12 अंडे। उसी प्रकार मोल में भी होता है। जैसे यदि पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, आपकी बुक में क्या लिखा होगा कि 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु। तो क्या करेंगे, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 और 10 घात 23। तो जिस प्रकार इसमें कि 1 सैकड़ा आम बराबर 100 आम, उसी प्रकार 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर लिखेंगे इतना हाइड्रोजन परमाणु, अर्थात जो पीछे हिंदी में लिखा होगा वही आप पीछे यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु। जैसे यदि ऐसे लिखा गया है, कैसे, यदि लिखा गया है कि 1 मोल Cl माइनस आयन, तो जो इसके पीछे लगा होगा वही आप लगा देंगे। जिसे मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 और 10 घात 23। अब पीछे क्या लिखा गया है, Cl माइनस आयन, यही लिख दीजिए Cl माइनस आयन, अर्थात मोल का मतलब बस यही है 6.022 10 घात 23। मोल का मतलब यही होता है। डिफिनीशन पूछा जाएगा, डिफिनीशन आप यही बता दीजिएगा। और जैसे दिया जाएगा आपकी बुक में कि 1 मोल ऑक्सीजन अणु, क्या लिखा होगा, 1 मोल ऑक्सीजन, किताब में लिखा होगा O2 और अणु, तो फिर आप क्या लिखेंगे, 1 मोल का मतलब 6.022 और 10 घात 23 लिख देंगे O2 अणु। जो पीछे लिखा होगा आप वही लिख देंगे। जैसे अगला नंबर पूछा जाएगा, 1 मोल, अगला नंबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या लिखेंगे, 6.022 और 10 घात 23 पीछे लिख देंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो बस क्या करना होता है, आप मोल का मान बस रख दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर इतना हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल Cl माइनस आयन बराबर इतना Cl माइनस आयन, 1 मोल O2 अणु बराबर इतना O2 अणु, फिर लिखेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर इतना इलेक्ट्रॉन। तो बस मोल यही है। और आप क्या जानेंगे इसमें, आप यह भी लिख लीजिए कि मोल शब्द का प्रयोग, चलिए मोल शब्द का प्रयोग, मोल शब्द का प्रयोग, मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले, या मोल शब्द का प्रयोग ओस्टवाल्ड ने किया था। ओस्टवाल्ड ने किया था। ओस्टवाल्ड ने किया था। तो मोल के बारे में ही जानना था, चलिए मोल हो गया। यदि आपसे स्कूल में पूछा जाए कि मोल क्या है, बस आप खड़े होकर बताएंगे कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या को 1 मोल कहते हैं। कण का अर्थ होता है अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जैसे 1 सैकड़ा बराबर 100 होता है, 1 दर्जन बराबर 12 होता है, उसी प्रकार 1 मोल बराबर होता है 6.022 10 घात 23, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। और जैसे आप क्या देखेंगे इसमें, और आप जानेंगे जो 1 मोल बराबर लिखा गया है ना 6.022 10 घात 23, इसी का नाम रखा गया है, इसी का क्या नाम रखा गया है, आपको ध्यान देना है, इसी का नाम रखा गया है आवोगाद्रो संख्या। क्या रखा गया है, 6.022 10 घात 23 को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। जिसे
जिसे Na से व्यक्त किया जाता है। जिसे Na से व्यक्त किया जाता है। तो जो 1 मोल बराबर जितना मान होता है, इसी मान का नाम क्या रख दिया गया है? इसी का नाम रखा गया है अवोगाद्रो संख्या। इसी का यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसी का एक और नाम रखा गया है। इसी का नाम रखा गया है 1 मोल, और इसी का एक और नाम रखा गया है 6.0221023 को अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर कहते हैं, जिसे Na से व्यक्त किया जाता है। अर्थात 1 मोल बराबर तो इतना होता है, इसी का एक और नाम रखा गया है, क्या? अवोगाद्रो संख्या। यदि आपसे पूछा जाए कि अवोगाद्रो संख्या बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है कि अवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 6.0221023। और अवोगाद्रो संख्या का प्रतीक क्या बताया गया है? अवोगाद्रो संख्या का प्रतीक होता है Na। ए का मतलब अवोगाद्रो और n का मतलब नंबर, तो अवोगाद्रो नंबर मतलब अवोगाद्रो संख्या। अर्थात इसी का नाम मोल भी रखा गया है और इसी का नाम अवोगाद्रो संख्या भी रखा गया है। तो मोल के बारे में इतना जानकारी था, चलिए इतना पहले आप लोग लिखिए। अब चलिए देखिए, और उसके बाद में मोल के बारे में क्या जानना होता है। देखिए यहां पर कि मोल का संबंध, मोल का संबंध, मोल का संबंध द्रव्यमान, मोल का संबंध द्रव्यमान, कणों की संख्या, कणों की संख्या और आयतन से होता है, और आयतन से होता है। तो मोल का संबंध 3 राशियों से होता है। कौन कौन राशि लिखा गया है? मोल का संबंध द्रव्यमान से होता है, कणों की संख्या से होता है और आयतन से होता है। तो मोल का परिभाषा हो गया, मोल बता दिया कि मोल शब्द का प्रयोग ओस्टवाल्ड ने किया था। मोल बराबर कितना होता है, और इसी नंबर का नाम रखा गया है अवोगाद्रो संख्या मतलब Na। उसके बाद मोल का संबंध द्रव्यमान, कणों की संख्या और आयतन से होता है। देखिए पहला नंबर मोल का संबंध द्रव्यमान से होता है। किससे होता है? मोल का संबंध द्रव्यमान से होता है। देखिए कैसे होता है, यहां पर लिखा जाता है कि मोल बराबर, क्या लिखा जाता है? मोल बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान। क्या होता है? मोल बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान। यह सूत्र है, 3 सूत्र होता है, आपको याद रखना होगा कि मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे होता है अणुभार। बटे क्या होता है? अणुभार। तो नीचे हम लिखेंगे अणुभार। अब देखिए, अब जो मोल होता है, मोल का प्रतीक स्मॉल n होता है। मोल का प्रतीक क्या होता है? स्मॉल n। आपको याद रखना होगा कि मोल का प्रतीक स्मॉल n होता है। तो स्मॉल n बराबर, और ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान को हम W से लिखते हैं। आपको याद रखना होगा कि ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखा जाता है? W से। यहाँ लिखा जाएगा ग्राम में द्रव्यमान को W से। और अणुभार आपको निकालना बताया गया था, अणुभार या मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, इसे यम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? यम से। अर्थात पहला सूत्र आपको याद रखना होगा कि मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान, मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार, मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार, आपको याद रखना होगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए फार्मूला क्या होता है। दूसरा नंबर फार्मूला, दूसरा नंबर किससे संबंध होता है? कणों की संख्या से। तो होता है मोल बराबर, मोल बराबर कणों की संख्या, कणों की संख्या
बटे होता है आवोगाद्रो संख्या। बटे होता है आवोगाद्रो संख्या। अब देखिए मोल का प्रतीक क्या होता है, स्मॉल एन। मोल को किससे लिखते हैं, स्मॉल एन से। और कणों की संख्या, कणों की संख्या इसका प्रतीक होता है कैपिटल एन। और हमने अभी आपको बताया कि आवोगाद्रो संख्या का प्रतीक क्या होता है, आवोगाद्रो की संख्या का प्रतीक एन ए। आपको याद रखना होगा कि मोल का प्रतीक तो स्मॉल एन होता है, लेकिन कणों की संख्या का प्रतीक कैपिटल एन और आवोगाद्रो संख्या का प्रतीक कैपिटल एन ए होता है। तो दूसरा फार्मूला होता है कि मोल बराबर कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। मोल बराबर मोल एन बराबर कैपिटल एन अपान में कैपिटल एन ए। तो यही हमारा हो गया दूसरा नंबर। एक फार्मूला और होता है, तो मोल का 3 फार्मूला होता है, मोल का 3 फार्मूला होता है। चलिए तीसरा नंबर देखिए क्या है। तीसरा नंबर होता है कि मोल बराबर होता है आयतन लीटर में और किसका आयतन होता है, गैसों का आयतन। तो आयतन लीटर में बटे लिखा जाता है 22.4। ये हमारा तीसरा फार्मूला होता है। चलिए देखिए कि मोल को किससे लिखते हैं, मोल को एन से लिखा जाता है। चलिए आयतन लीटर में, तो आयतन को वी से लिखा जाता है, वॉल्यूम का मतलब आयतन। लीटर में यहां लिख दिया जाएगा इन लीटर बटे 22.4, यह फार्मूला है। और आपको याद रखना होगा कि आयतन लीटर में, और किताब में लिखा होता है आयतन लीटर में एसटीपी या एनटीपी पर, एसटीपी या एनटीपी पर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यह क्या होता है अभी आगे बताऊंगा आपको मैं। तो आपको मोल का यह 3 फार्मूला सबसे पहले याद रखना है कि 3 फार्मूला में पहला नंबर मोल का संबंध द्रव्यमान से होता है, दूसरा नंबर मोल का संबंध कणों की संख्या से होता है, और तीसरा नंबर मोल का संबंध आयतन से होता है। तो चलिए 3 फार्मूला मोल का तैयार हो गया है। पहला नंबर आपको याद रखना है कि मोल बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार। मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे अणुभार। मोल को लिखेंगे एन से, ग्राम में द्रव्यमान के डब्ल्यू से, अणुभार को एम से। अगला नंबर मोल बराबर कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। मोल को हम लिखेंगे स्मॉल एन से, कणों की संख्या को कैपिटल एन से और आवोगाद्रो संख्या को कैपिटल एन ए से। अगला नंबर मोल बराबर होता है आयतन लीटर में एसटीपी या एनटीपी पर। आपके बुक में लिखा होगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मोल बराबर आयतन लीटर में एसटीपी या एनटीपी पर बटे में 22.4। यहाँ पर लिखा गया है मोल का प्रतीक एन, आयतन लीटर में वी इन लीटर अपान में 22.4। तो मोल का पूरा कंप्लीट जानकारी यही पूरा है। मोल का परिभाषा है, मोल बराबर कितना होता है, और इसी को हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और वो लिखा होगा कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर, आप भी लिखेंगे 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। लिखा होगा मोल Cl माइनस आयन बराबर, आप लिखेंगे 6.022 10⁻23 Cl माइनस आयन। यदि लिखा होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, फिर लिखेंगे इतना इलेक्ट्रॉन। लिखा होगा 1 मोल प्रोटॉन बराबर इतना प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन बराबर इतना न्यूट्रॉन। तो चलिए मोल का पूरा डिफिनेशन हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। चलिए 2 से 3 सवाल इन सभी के ऊपर देखेंगे, पहले सूत्र के ऊपर, दूसरे और तीसरे ऊपर। चलिए 3 सवाल देखते हैं, उसके बाद मोल हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए देखिए मोलों की संख्या पर, इन तीनों पर आधारित हम यहाँ पर 2 सवाल लिखा गया है।
पहला नंबर सूत्र, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो देखिए इन पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है। जैसे पहला नंबर लिखा गया है कि 36 ग्राम जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है। वह क्वेश्चन कैसे लगेगा? वह क्वेश्चन इन तीनों सूत्रों से लगेगा। तो चलिए दो सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले आज हम सीखेंगे। तो चलिए पहला नंबर लिखा गया है 36 ग्राम जल। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है ग्राम में द्रव्यमान। क्या लिखा गया है? ग्राम में द्रव्यमान। तो बताइए ग्राम में द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? W से। ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखेंगे? W से। तो यहाँ पर लिखा गया है 36 ग्राम, अर्थात ये जो 36 ग्राम है यह किसका मान है? यह W का मान है। W बराबर हम लिखेंगे 36 ग्राम और इसमें कौन सा यौगिक है? H2O। नीचे लिखा गया है अणुभार, तो अणुभार निकाल दीजिए H2O का। चलिए H2O का अणुभार क्या होगा? H2O का अणुभार निकालेंगे 1 और गुणते में 2 लिखा जाएगा और प्लस 16। जब निकालेंगे कितना आएगा? 18। हमसे क्या पूछा गया है? मोलों की संख्या। तो चलिए हम लिखेंगे मोलों की संख्या। क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या। देखिए मोलों की संख्या का मतलब मोल, मोलों की संख्या का मतलब मोल। तो देखिए W और M कैसा फार्मूला लगेगा इसमें? पहला फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा? पहला नंबर लिखेंगे N बराबर W और बटे में क्या लिखेंगे? M, अर्थात N बराबर ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान और बटे क्या होता है? अणुभार। पहला हमारा फार्मूला यही होता है, ग्राम में द्रव्यमान और बटे में अणुभार। ग्राम में द्रव्यमान को हम W से लिखते हैं और ग्राम में द्रव्यमान को यहाँ पर ग्राम में द्रव्यमान को W से लिखते हैं और अणुभार को किससे लिखते हैं? M से। यहाँ पर बताया गया था पहले नंबर में। चलिए ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया गया है? 36, लिखेंगे ऊपर 36। अणुभार कितना है? 18, नीचे लिखेंगे 18। जब इसे हम काटेंगे कितना आएगा? हमारा आ जाएगा 2। तो मोलों की संख्या क्या हो गया? 2, अर्थात हमारा 2 मोल आएगा। यहाँ पर आप पीछे लिखेंगे 2 मोल। मोलों की संख्या कितना आएगा? 2 मोल, यही आंसर। चलिए जैसे दूसरा नंबर देखिए कि CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम में। तो बताइए 20 ग्राम जो होता है ये हमारा होता है ग्राम में द्रव्यमान और ग्राम में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? W से। तो W का मान दिया गया है पहले नंबर में। W का मान कितना है? W बराबर लिखेंगे 20 ग्राम। ग्राम को GM से लिखते हैं। चलिए यौगिक हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहले आप निकालेंगे अणुभार। क्या निकालेंगे? अणुभार को M से लिखते हैं। कैल्शियम का दिया गया है 40, 40 प्लस कार्बन का 12 दिया गया है, ऑक्सीजन का 16 दिया गया है और इंटू में कितना लिखेंगे? 3। अणुभार ऐसे निकाला जाता है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 12 और 16 में 3 का गुणा करेंगे 48। चलिए इसे जोड़ दीजिए कितना आएगा? 0 और 4 4 8 1 9, 4 4 8 और 1 9 और कितना हो जाएगा? 10, 100 आ जाएगा ना। तो कुल कितना हो जाएगा अणुभार? 100। अर्थात CaCO3 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या। तो ग्राम यहाँ पर लिखा गया है। जब ग्राम का फार्मूला हम यही लिखेंगे पहला नंबर, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? अणुभार। इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाल लिया है? अणुभार सबसे पहले हमने निकाल लिया है। चलिए अब मोलों की संख्या यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। मोलों की संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या बराबर हम लिखेंगे पहला नंबर फार्मूला N बराबर ग्राम में द्रव्यमान और बटे क्या होता है? अणुभार। ये आप हिंदी में लिख दीजिए फार्मूला ए वाला, ये आप इससे लिख दीजिए W बटे M। तो चलिए W का मतलब ग्राम में द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया गया है? 20 ग्राम बटे अणुभार कितना आया है? 100। जब इसे हम काटेंगे तो बताइए कितना आएगा? 1/5 और 1/5 का मतलब होता है 0.2 लिखेंगे मोल। तो हमारा मोलों की संख्या आ गया 0.2 मोल। इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हम हल करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको कम से कम 10 से 20 सवाल हल कराऊंगा, 10 से 20 क्वेश्चन हल कराऊंगा जिसमें मोलों का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज बस इतना ही देखेंगे, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में।